हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13 के अंदर क्या डिफाइन किया गया। कंसेंट को डिफाइन किया गया है कि कंसेंट क्या होती है, एक व्यक्ति की इच्छा क्या होती है एक व्यक्ति की, और क्या रोल होता है इस कंसेंट का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। टू और मोर पर्सन यानी एक या फिर एक से ज्यादा कितने भी व्यक्ति हो, एक से ज्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 500 1000 लाख कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री, अगर वह अपनी कंसेंट देते हैं और एग्री है अपनी इच्छा से अपॉन द सेम थिंग, जैसे उन्होंने क्या किया, कोई ऑफर आया, अपॉन द सेम थिंग कोई ऑफर आया, मान लीजिए, ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, कार सेल का ऑफर आया है इन द सेम सेंस, और जब क्या हो जाए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो देगा व्यक्ति उसकी भी कंसेंट ही होगी, ठीक है, वह भी तो अपनी मर्जी से ही अपनी कंसेंट देगा। तो वहां पर अगर वह व्यक्ति एक्सेप्टेंस देता है और उसकी जो कंसेंट आती है इन द सेम सेंस, उसी सेंस के अंदर, तब क्या बन जाएगा, एक प्रोमिस बन जाएगा, यानी एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो कंसेंट का मतलब यही होता है जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है, दो पार्टी मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो वह क्या बोली जाती है, कंसेंट बोली जाती है। अपनी इच्छा से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम फ्री कंसेंट क्या होती है। फ्री कंसेंट 14 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 14 के अंदर फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है कि फ्री कंसेंट क्या होती है, ठीक है। तो उसके अंदर देखेंगे हम किस किस तरह से कोई व्यक्ति एक फोर्सफुली एग्रीमेंट करवा सकता है या फिर कोई अन्य तरीका यूज करके कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है। तो फ्री कंसेंट कौन सी कंसेंट मानी जाएगी, किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह फ्री कंसेंट के अनुसार माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन किया गया फ्री कंसेंट। कंसेंट इज सेट टू फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी, जब जो सेक्शन 14 के अंदर कंडीशन दी गई है उस तरह से कोज ना हुई हो, यानी उस तरह से किसी व्यक्ति की कंसेंट ना ली गई हो। मान लीजिए फर्स्ट इसका जो पॉइंट है कोर्शन, अगर किसी व्यक्ति की कोर्शन के द्वारा कंसेंट ली गई है, यानी दबाव के द्वारा फोर्सफुली कंसेंट ली गई है, तो वह कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, वह उसकी व्यक्ति की इच्छा जो फ्री नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जोर जबरदस्ती उसकी इच्छा को बनवाया गया है कि ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। कंसेंट सेट टू बी कोज्ड, फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कोज्ड बाय, यानी कि फ्री कंसेंट वह मानी जाएगी जो सेक्शन 14 के अंदर जो जो डेफिनेशन दे रखे, जो पॉइंट दे रखे, अगर वह फुलफिल करती हो, अगर उसके तरीके से जो 14 के अंदर दिए गए हैं पॉइंट, उसके तरीके से कंसेंट को ना लिया गया हो, तब ही कंसेंट है फ्री मानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन 15 के अंदर क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी क्वेश्चन दबाव से किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए करवाने के लिए, कमिट करवाने के लिए फोर्स करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट या फिर उसको धमकी देना उस चीज को करने के लिए। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड 1860, या अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है या फिर फोर्सफुली उससे कुछ काम करवाता है, जो इंडियन पिनल कोड है 1860 के एक्ट के द्वारा, अगर वह जो एक्ट किए है उसने, यानी थ्रेटनिंग की है या फिर फोर्सफुली कोर्सिंग किया है, तो वह एक्ट जो उसने किए हैं जिसके द्वारा उसकी कंसेंट ली गई है एक कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, वह अगर 1860 आईपीसी के अंडर में आते हैं तो ऑफेंस माने जाएंगे। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, यानी कि अनलॉफुल डिटेनिंग कुछ ऐसा, कुछ उसका मतलब मान लीजिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसकी डिस्ट्रॉय करने के लिए धमकी देता है, और थ्रेटनिंग टू डिटेन या फिर उसे कब्जाने की धमकी देता है। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, या फिर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। मान लीजिए गन पॉइंट पर उसको ये बोलता है कि मैं आपके लड़के को मार दूंगा अगर आप यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो या तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, या फिर उसकी फैमिली के या फिर किसी पर्सन को धमकी
सॉरी किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तब भी क्या हो जाएगा, कोर्शियन पोज हो जाएगा, और जो कंसेंट है वह फ्री नहीं मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइडेबल हो जाएगा। विद द इंटेंशन ऑफ पोजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, अगर इस तरह से किसी व्यक्ति की इच्छा ली जाती है, इस तरह की सोच के साथ किसी व्यक्ति के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आया जाता है या किसी के साथ एग्रीमेंट बनाया जाता है, तब वह एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा, वॉइडेबल हो जाएगा वह एग्रीमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 15 के अंदर। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड 1860 इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्शियन इज एम्प्लॉयड, यानी कि जब कोई भी एग्रीमेंट के अंदर किसी व्यक्ति को फोर्सफुली लाया जाता है या फिर थ्रेटनिंग करके या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की थ्रेटनिंग करके उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जाता है, तब वह क्या माना जाएगा, वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। जहां पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता हो, यानी जिस जगह पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, अगर वहां पर इस तरह का क्वेश्चन करके किसी व्यक्ति को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आया जाए, किसी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया जाए फोर्सफुली क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, ए ऑन बोर्ड एंड इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज। ए क्या है, बोर्ड यानी इंग्लिश शिप के ऊपर है, हाई सीज यानी समुद्र के अंदर। पॉजिट बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वह क्या करता है, बी से कोई एग्रीमेंट बना लेता है बाय एन अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा अंडर द आईपीसी, जो आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस है। ए आफ्टरवर्ड्स सूज बी, ए क्या करता है, बी को सू कर देता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कलकत्ता। वह क्या करता है, जो बी ए है वह सू कर देता है किसको, बी को, कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच कर दिया है कलकत्ता के अंदर, उसको सू फाइल कर देता है, यानी कलकत्ता के अंदर उसकी कंप्लेंट केस डाल देता है। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शियन, कि ए ने क्या किया है, कोर्शियन किया है। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शियन ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, लेकिन जो उसने एक्ट किया है वह इंग्लैंड के अंदर ऑफेंस नहीं है। एंड ऑल्दो सेक्शन 506 ऑफ द आईपीसी, और यह आईपीसी के अनुसार यानी इंडियन पिनल कोड के अनुसार 506 सेक्शन के अनुसार यह एक ऑफेंस है भारत के अंदर। वाज नॉट इन्फोर्स्ड एट द टाइम व्हेन और प्लेस वेयर द एक्ट वाज डन, लेकिन यह जो एक्ट उस टाइम घटित हुआ था, यानी उस टाइम यह जब एक्ट हुआ वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर थोड़ी ना आईपीसी एप्लीकेबल है, उनका जो एग्रीमेंट बना था वो तो समुद्र के अंदर बना था, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, तो वहां पर आईपीसी है वह एप्लीकेबल नहीं थी। तो यह जो एग्रीमेंट बना है यह वॉइड नहीं होगा, यह वैलिड माना जाएगा अगर उनके लॉ के अनुसार यह इसके अंदर या कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो सेक्शन 16 के अंदर क्या दिया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वह क्या, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाए, बनाया जाए किसके द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव, किसी ऐसे तरीके से जैसे where the relation between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other, यानी कि दो पार्टीज है, जहां पर दो पार्टीज के बीच में ऐसे रिलेशन हो जहां पर एक पार्टी पोजीशन के अंदर हो, यानी मान लीजिए एक पार्टी तो कमजोर है, दूसरी पार्टी ताकतवर है, ठीक है, तब डोमिनेट द विल, तो जो पार्टी है ताकतवर पार्टी, उस पार्टी को पता है कि मैं जो कमजोर पार्टी है उसकी इच्छा को दबा सकता हूं, तब क्या होगा, उसकी अनफेयर एडवांटेज लेता है, अपनी पोजीशन को दिखाकर उसकी अनफेयर एडवांटेज को लेना क्या कहलाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टी है, दो पार्टी के अंदर एक पार्टी कमजोर है, एक पार्टी ताकतवर है, तो दूसरी पार्टी को क्या बोलती है कि आप मुझे अपना घर बेच दो, उसके ऊपर फोर्स दबाव डालता है कि नहीं तो मैं आपके ऊपर ऐसा कुछ क्लेम करवा दूंगा, ठीक है,
नहीं तो आपका मैं घर गिरवा दूंगा, ठीक है, इस तरह की जो धमकी देता है, उसके ऊपर अपने जो ताकत का है गलत इस्तेमाल करता है पार्टी के ऊपर, तब वह क्या कहलाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वह भी वोइडेबल माना जाएगा, वह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के। तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा सेक्शन 16 का, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना कुछ ऐसा किए नुकसान, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, और क्या करता है, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन, और वह व्यक्ति पोजीशन के अंदर है, टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, और उस व्यक्ति की इच्छाओं को क्या करता है, हनन करता है, इच्छाओं का गलत फायदा उठाता है, उसका गलत एडवांटेज लेता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो सब क्लोज है सेक्शन 16 क्लोज 2 का सब क्लोज 1 है, वेयर ही होल्ड्स ए रियल अपीरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, अगर कोई व्यक्ति है रियल अथॉरिटी लिए हुए, यानी उसकी जो पोजीशन है वह, जैसे मान लीजिए एक टीचर और स्टूडेंट के अंदर का जो रिलेशन होता है, या फिर एक कंपनी के और एक प्रमोटर का जो रिलेशन होता है, और वेयर ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन, अगर वह फिड्यूशियरी रिलेशन के अंदर है, विकसित रिलेशन के अंदर है, एक फादर और सन के अंदर का रिलेशन जो होता है फिड्यूशियरी रिलेशन, टू द अदर, और where he makes a contract whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, या तो क्या वो फिड्यूशियरी रिलेशन के अंदर का वह क्या उठाए, फायदा उठाए, बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए किसी व्यक्ति को ऐसे एग्रीमेंट के अंदर आ जाए, तब भी वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। या फिर जो सब क्लोज सेकंड है इसका, वेयर ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरली, या तो किसी व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी है जो वह टेम्परेरली क्या हो, अफेक्टेड हो, यानी वह मान लीजिए कभी ठीक हो जाता है और कभी बीमार हो जाता है, कभी उसका दिमाग ऐसे वर्क करता है कि जैसे वो जीनियस है, और कभी उसको पता ही नहीं होता कि वह कर क्या रहा है। बाय रीजन ऑफ एज, या फिर एज के कारण, मान लीजिए कोई व्यक्ति उम्र दराज व्यक्ति है, ठीक है, एज उसकी ज्यादा हो गई है, ज्यादा एज होने के कारण वह समझ नहीं पाता है कि वह जो चीज करता है वह क्या कर रहा है, या फिर वह भूल जाता है कोई चीज करके। इलनेस और मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो, या फिर मेंटली डिस्ट्रेस हो, तब भी इस तरह के अगर कोई भी एग्रीमेंट बनवाए जाते हैं तो वह अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर में आएंगे और वैलिड नहीं होंगे, वॉइडेबल एग्रीमेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर थर्ड की। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या दिया गया है, वेयर ए पर्सन हु इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, अगर मान लीजिए एक पर्सन है, व्यक्ति है, ठीक है, वह क्या करता है, डोमिनेट कर देता है किसी दूसरे व्यक्ति की विल को, इच्छा को, और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तब क्या होगा, एंड ट्रांजैक्शन अपीयर्स, और जो ट्रांजैक्शन है वह अपीयर्स है, होनी है, ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड, तब क्या होगा, उसके सामने क्या हो जाए, फेस एविडेंस एड्यूस करने पड़ जाए, टू बी अनकॉन्शियसनेबल, तब वह क्या हो, कॉन्शियसनेबल हो। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग होगा तो वह किसके द्वारा इंड्यूस्ड नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा जो इंड्यूस्ड नहीं किया जाएगा। शैल बी अपॉन द पर्सन, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर एक पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जिस व्यक्ति ने क्या किया है, डोमिनेट किया है किसी व्यक्ति की विल को, उसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप इसे प्रूफ कीजिए कि आपने यह जो कॉन्ट्रैक्ट किया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं किया गया है। तो चलिए एक मैं आपको इसकी जो इलस्ट्रेशन है वह बता देता हूं, जो इसकी इलस्ट्रेशन डी है, A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. A क्या करता है, अप्लाई कर देता है एक लोन के लिए जब उस टाइम पर क्या चल रहा होता है, मार्केट के अंदर पैसे की तंगी का अभाव चल रहा होता है। The banker declines to make the loan accept at an unusually high rate of interest. तो बैंकर क्या कर देता है कि
जो लोन है उसे डिक्लाइन कर देता है, लेकिन बाद में उस क्या करता है, उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स, ए क्या करता है, उन टर्म्स पर यानी उन शर्तों पर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है लोन को। दिस इज ए ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यह क्या मानी जाएगी, ट्रांजेक्शन मानी जाएगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस की ट्रांजेक्शन है भाई, उनका बिजनेस है, उनको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको कोई फोर्स थोड़ी ना किया उन्होंने, नहीं आपके साथ कोई अपनी पोजीशन का फायदा भी नहीं उठाया है, ठीक है। अब मनी मार्केट के अंदर जब तंगी चल रही है पैसों की, अगर आप लोन नहीं लोगे तो और कोई व्यक्ति नहीं लेगा उस इंटरेस्ट पे, तो उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया था, तो यह लीगली है, इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया जाता है बैंकों के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, यानी यह कॉन्ट्रैक्ट है जो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है तो, अगर मार्केट के अंदर जो पैसों की है वह तंगी चल रही है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपके आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।